हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है 12th इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के लिए। आज की इस वीडियो में अपने नेशनल इनकम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, यानी टुडेस वीडियो विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टॉकिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। यानी कि नेशनल इनकम को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। या तो नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है एट करंट प्राइस या फिर एट कांस्टेंट प्राइस। दो तरीके हैं हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के। सर इनका मतलब क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? उसका मतलब ये लिखा हुआ है, बट इस मतलब को समझने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि करंट प्राइस का क्या मतलब होता है और कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब होता है। इसको हम समझ सकते हैं करंट प्राइस, आज का प्राइस, यानी जो आज मार्केट में प्राइस चल रहा है। मैं भी आपको और एक्सप्लेन करता हूं। कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि जो प्राइस आज का नहीं है, पहले का है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसी प्राइस को मेजर करना है। हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। एक चीज आज से 10 साल पहले, यानी सपोज 100 रुपीज की आती थी। मैं कौन सी ईयर की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 2011-12 की। 11-12 में ये चीज 100 रुपए की थी। तो आज चल रहा है 2000, मैं 1920 का एग्जांपल ले लेता हूं, इस फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल ले लेता हूं। क्या ये चीज आज भी 100 रुपए की आ जाएगी? नहीं सर, हो सकता है कि आज मुझे इसके लिए 125 या हो सकता है इससे भी ज्यादा पे करने पड़े। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सो देखो, ये है इस चीज का करंट प्राइस, ये है इस चीज का कांस्टेंट प्राइस। ये देखो, ये है कांस्टेंट प्राइस, तो मैं बोल दूंगा ये वो वाला प्राइस है जो इसका बेस ईयर में था, और इसी सेम प्रोडक्ट का आज करंट प्राइस ये है। तो ये बेस प्राइस हो गया इसका, ये कांस्टेंट प्राइस, ये करंट प्राइस हो गया। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये जो आज का प्राइस है ये है मेरा करंट प्राइस, और जो इसका ओरिजिनल प्राइस था ये था इसका कांस्टेंट प्राइस। मैं इसको एक तरीके से और समझाता हूं जो हम आगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं। करंट प्राइस इज अ प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन जुड़ चुका है, यानी ये प्राइस 10 साल के बाद का है। 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, तो ये प्राइस है जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के बाद आ रहा है। और ये जो प्राइस है ये विदाउट एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन है, यानी इस प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने दो आपको समझाया, यानी दो टॉपिक समझाए, एक कांस्टेंट प्राइस का और एक करंट प्राइस का। करंट प्राइस का मतलब प्राइस ऑफ टुडे, यानी कि जो आज का प्राइस है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब जो पहले ओरिजिनल प्राइस था। हम अभी इस कांस्टेंट प्राइस के बारे में और कुछ टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे इसको। तो आपको ये दो चीजें पहले समझना जरूरी थी कि करंट प्राइस क्या है, जो आज का प्राइस है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब जो इसका ओरिजिनल प्राइस था। तो अब हम समझते हैं कि करंट प्राइस एट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब बोला गया, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मनी वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स। कौन से रेजिडेंट्स? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट प्राइस। यानी जो भी हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम है उसको करंट प्राइस पे जब मेजर किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सर ये तो हम हमेशा ही करते हैं, एवरी ईयर हम यही करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने बस अभी मीनिंग समझा, अभी हम इसकी इंप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, यहां पर वर्ड आएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ, मेजर्ड एट करंट प्राइस, जिसको हमने करंट प्राइस पे मेजर किया, वो हो गई हमारी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सिंपल सा आंसर है। यानी आज के इस ईयर में जो मैंने जो भी नेशनल इनकम कमाई, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसकी मनी वैल्यू मेरी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होगी। ओके, अब ये है मेरा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यानी बोला गया इट इज द मनी वैल्यू, ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल सेम, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सेम, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये भी सेम, ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ये भी सेम। यहां तक तो इन दोनों डेफिनेशंस में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस आ गया मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। यहां पर मेजर किया गया करंट प्राइस के ऊपर, यहां पर मेजर किया गया है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। यानी एक ही नेशनल इनकम को अलग अलग तरीके से मेजर करने के तरीके दिखाता है ये टॉपिक।
ठीक है, ये तो बहुत आसान सी डेफिनेशन थी, पर डेफिनेशन से ना इतना अच्छा ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। हम ना इसको और अच्छा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने 2011-12 एक हमारा ईयर है और एक है 2019-20। इस ईयर में 1000 केजी व्हीट प्रोड्यूस हुआ था। ओके, इस ईयर में भी ये प्रोडक्शन सेम है, 1000 केजी व्हीट ये प्रोड्यूस हुआ है, यानी 2019-20 में भी 1000, 2011-12 में भी 1000 केजी। ठीक है जी, यहां पर 2019-20 में पर केजी व्हीट का प्राइस 12 रुपीज है पर केजी, और 11-12 में 10 रुपीज पर केजी ये प्राइस था। ओके, सो अब मुझे आप ये बताइए कि 11-12 में 1000 10,000 के 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो 10,000 रुपीज की टोटल मनी वैल्यू ऑफ मेरी जो व्हीट है हो गया, यानी व्हीट की मनी वैल्यू 10,000 रुपीज हो गई। और अगर मैं 19-20 में व्हीट की मनी वैल्यू की बात करूं तो 1000 मल्टीप्लाई 12 रुपीज पर केजी, दिस विल 12,000 रुपीज मनी वैल्यू हो गई मेरे व्हीट की। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये इफेक्ट क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि मेरी सेम प्रोडक्ट जो मेरा आउटपुट है सेम है, यहां पर भी 1000 केजी ऑफ व्हीट, यहां पर भी 1000 केजी ऑफ व्हीट, पर प्राइसेस चेंज होने की वजह से दोनों की नेशनल इनकम अलग अलग आ रही है। क्या मैं ये वाली नेशनल इनकम को जो 12 रुपीज जो आज की नेशनल इनकम है बोल सकता हूँ करंट प्राइस की नेशनल इनकम? क्या मैं इसको सही बोल सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इनकम इंक्रीज तो हुई है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के इफेक्ट की वजह से, प्रोड्यूस तो वही है। आप एक कंट्री की नेशनल इनकम को कब अच्छा बोलते हो? जब उसका प्राइस भी इंक्रीज हो, जब उसका आउटपुट भी इंक्रीज हो। यहां पर आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ के आ गया। तो ये करंट प्राइस का ये मतलब है, आज के प्राइस पे हम जो गुड्स को नापते हैं, आउटपुट इंक्रीज हुए बिना इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, तो इसको बोला जाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ये ठीक है। अब आपको एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि वही सेम वैल्यू सेम आउटपुट यहां पर ज्यादा वैल्यू दे रहा है करंट ईयर में, और हमारे पास जो ओरिजिनल जो 11-12 में जब ये प्रोड्यूस हुआ था तब 10 रुपीज के हिसाब से ये वैल्यू दे रहा था। तो आप एक बात बताइए कि आप इस वैल्यू को सही वैल्यू बोल सकते हो? ये आपका करंट प्राइस है, ये यहां इस टॉपिक से रिलेट कर रहा करंट प्राइस है। क्या इस वैल्यू को आप सही वैल्यू बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन दिखा रही है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो मेरे को एक रियल वैल्यू ऑफ माय नेशनल इनकम नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, आउटपुट तो इसमें आया ही नहीं, यानी इसने सिर्फ इन्फ्लेशन को इफेक्ट किया। ठीक है, और मुझे सेम क्वांटिटी को इन्फ्लेट करके दिखा दिया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ यार मेरे नेशनल इनकम, मेरी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई है, बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कमी है इस टॉपिक के अंदर, करंट प्राइस के अंदर, कि ये मेरी नेशनल इनकम की ट्रू पिक्चर नहीं देता, उसको इन्फ्लेट करके दिखाता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर इसकी एक कमी जो है, ये इन्फ्लेट करके दिखाता है, और इसका एक दूसरा नाम रखा गया है नॉमिनल नेशनल इनकम। यानी ये जो मेरी इनकम है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को मैं बोल सकता हूं नॉमिनल नेशनल इनकम। ये मेरे नेशनल इनकम की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाता है। तो ये था मेरे पास एक इसका इफेक्ट की करंट प्राइस का मतलब है कि आज के प्राइस में नेशनल इनकम को मेजर करो। जो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को इन्फ्लेट करके दिखाता है वो रियल में इंक्रीज नहीं हुई होती, तो इसलिए इसको बोला गया नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। तो हमने नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस मैंने जो अपना एग्जांपल दिया था, इसके अंदर जब मैंने 11-12 में व्हीट को प्रोड्यूस किया, जहां पर मेरे व्हीट का प्राइस 10 रुपीज पर केजी था। मैं आपको इसको और समझाऊं तो बेसिकली कांस्टेंट प्राइस के अंदर नेशनल इनकम को बेस ईयर, अब यहां पर नया वर्ड आ गया बेस ईयर, बेस ईयर के प्राइस पे मेजर किया जाता है। सर बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली एक वो वाला ईयर होता है जिस ईयर के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया जाता, यानी जहां पर ये माना जाता है, जिस ईयर में मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर एक वो वाला ईयर जहां पर इन्फ्लेशन को माना जाता है कि जीरो हो। देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो हमेशा ही होता है, ऐसा ना हो कि कभी ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज की प्राइसेस बढ़े ना, आउटपुट महंगा हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्राइस तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट बहुत मिनिमल इन्फ्लेशन होता है, तो उस ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं। इन इंडिया बेस ईयर इज 2011-12,
यानी 11-12 को हम लोगों ने माना हुआ है कि हमारा बेस ईयर, यानी इस ईयर के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट 0 था, हमने ये माना हुआ है। और मान लिया कि इस ईयर के अंदर जो हमारा प्राइस इंडेक्स था, हम सपोज चलो ठीक है, प्राइस इंडेक्स की बात मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, पहले मैं इस एग्जांपल को पूरा करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर 1000 kg ऑफ व्हीट 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, यानी यहाँ पर मेरा जो आउटपुट था वो टोटल 1000 मल्टीप्लाई 10,000 का बन गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो प्राइस है बेस ईयर का प्राइस है, और बेस ईयर के प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, यानी वो विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो ये प्राइस तो सही है ना बिल्कुल, कि इसमें महंगाई नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो नेशनल इनकम निकलेगी वो रियल नेशनल इनकम होगी, वो एक अच्छी मतलब एक ट्रू पिक्चर ऑफ माय नेशनल इनकम प्रेजेंट करेगा। यानी अगर मैं इस प्रोड्यूस को इस वाले प्राइस पे मेजर करूं, बेस ईयर के प्राइस पे, तो मेरे को मेरी नेशनल इनकम की रियल पिक्चर, ट्रू पिक्चर मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला गया, जैसे यहां पर बोला गया नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको बोला गया रियल नेशनल इनकम। तो हमने ये चीज समझ ली एक थ्योरी के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, पर हम इसके टेबल बना के देखते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपको नेशनल इनकम में करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस अच्छे से क्लियर होगा और पता लगेगा कि करंट प्राइस हमें सिर्फ एक फेक पिक्चर प्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे मेजर करने से, और कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करने से हमें नेशनल इनकम की एक ट्रू पिक्चर मिलती है। तो आइए टेबल से इसको समझते हैं। तो ये है हमारे सामने एक टेबल जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं इस टेबल को। हमें गिवन है कमोडिटी राइस, मिल्क एंड क्लॉथ, यानी हमने 3 कमोडिटी प्रोड्यूस की है इन द इकोनॉमी, राइस, मिल्क एंड क्लॉथ। ये एक एग्जांपल है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, यानी मैं मान लेता हूं कि करंट ईयर है 2019-20, सो ये करंट ईयर के अंदर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो है। प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, यानी जो करंट ईयर, जो ये वाला ईयर है, इस ईयर के अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं 2019-20 के जो प्राइसेस है वो ये है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, यानी 2011-12 जो मेरा बेस ईयर है उसके प्राइसेस ये रहे। ठीक है, ये मुझे गिवन है डाटा। आगे मैं खुद कैलकुलेट करूंगा। राइस 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है मैंने आज के इस करंट ईयर में, मिल्क की मैंने 250 लीटर्स प्रोड्यूस किया, एंड क्लॉथ मैंने 500 ऑफ मीटर, ये केजीज में हम मेजर करेंगे, इसको लीटर्स में और इसको मीटर्स में। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस कैलकुलेट करूं तो देखूंगा कि 1000 केजी मल्टीप्लाई 12,000 रुपीज मुझे मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है। 12,000 रुपीज का मेरे पास राइस है। मिल्क की बात करूं तो 250 12 लीटर के हिसाब से तो 3,000 रुपीज का मिल्क हो गया। 510 रुपीज मीटर के हिसाब से 5,000 रुपीज मीटर, 5,000 रुपीज का टोटल मैंने क्लॉथ प्रोड्यूस किया। सो मैं बात करूं, ये मेरी इकोनॉमी की टोटल नेशनल इनकम निकल आई इन दिस ईयर 20,000। अगर मैं सेम काम विद द इफेक्ट ऑफ बेस ईयर के प्राइसेस के साथ करूं, यानी मार्केट वैल्यू बेस ईयर के प्राइसेस के साथ निकालूं, यानी यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूं 1000 मल्टीप्लाई 7 7,000, 250 multiply 8 2,000 and 500 multiply 6 3,000. This is 3 to 5 7 12,000. तो मैं देख सकता हूं सेम प्रोड्यूस के लिए एक ईयर करंट ईयर के अंदर जो मेरी नेशनल इनकम निकली वो 20,000 और इसी प्रोड्यूस के लिए बेस ईयर में जो मेरी नेशनल इनकम निकली 12,000। क्या दिखा रही है टेबल, क्या इंडिकेट कर रही है? ये टेबल इंडिकेट कर रही है कि सर मेरा आउटपुट तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, यानी अगर मैं इसी आउटपुट की बात बेस ईयर में करता तो 12,000 में मुझे सारा सामान मिल जाता, और अब ये सामान सारा मुझे 20,000 में मिल रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई तो बढ़ी है, यानी रियल में तो मेरे पास आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं ना। देखो रियल नेशनल इनकम कब निकलती, जब आपका ये इफेक्ट आउटपुट के थ्रू भी होता। यहां पर जो इफेक्ट आया सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आया, इसीलिए यहां पर जो डिफरेंस है 8,000 का, ये डिफरेंस ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा इकोनॉमी की, इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रू पिक्चर के थ्रू शो नहीं कर रही है, यानी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये गलत है, ये हुई नहीं है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है,
तो यहां पर अगर हम नॉमिनल नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को लेकर चलेंगे तो जनरली गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमेशा हम नेशनल इनकम, अगर आपने किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को देखना है तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ही देखा जाता है, ताकि हमें पता लगे कि जो नेशनल इनकम के अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो मेयरली प्राइसेस की वजह से तो नहीं हुआ, आउटपुट भी तो इंक्रीज होना जरूरी है ना। तो ये आपको मैंने यहाँ पर साबित करके दिखा दिया कि 8000 का जो इंक्रीज था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से आया, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कोई इंक्रीज, रियल इंक्रीज नहीं है। तो आई होप इस टेबल के थ्रू आपको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्लियर हो गया। जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू पिक्चर नहीं देता। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम नेशनल इनकम एट बेस प्राइस या फिर रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने के लिए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को ही मेजर किया जाता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। यानी हमारे पास नेशनल इनकम करंट प्राइस पे अवेलेबल है, उसको हमने कांस्टेंट प्राइस में चेंज करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा प्राइस इंडेक्स का। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने इंडेक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। बिल्कुल वहीं पर जो प्राइस इंडेक्स यूज होता था वही यहां पर लगेगा। प्राइस इंडेक्स का मतलब बेसिकली एक नंबर जो उस ईयर के चेंजेस इन प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हमने माना है कि हमारा 2011-12 बेस ईयर है, तो हमने माना यहां का, ये देखो बेस ईयर का मतलब जिस ईयर के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया गया। ये एक तरीके से समझा जा सकता है बेस ईयर वो वाला ईयर है जिस ईयर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट 0 है। तो मैं बोल सकता हूं बेस ईयर के अंदर मेरा जो प्राइस इंडेक्स है मैंने एज्यूम कर लिया 100 है। अब 2019-20 आ गया, ये है मेरा करंट ईयर। तो यहां पर मेरा जो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो लगेगा। मैं इसको 150 लिख रहा हूं, क्यों? अरे इतने सालों में क्या ये 100 ही रहेगा? उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ चुका होगा ना, ऑलमोस्ट 10 इयर्स है। तो यहां पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ के मैं ये कह रहा हूं कि 100 150 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज की नेशनल इनकम है, यानी जो करंट ईयर की नेशनल इनकम है, वो इस प्राइस इंडेक्स पे 150 के ऊपर मेजर हुई है, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है अपने बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स पे, यानी 100 पे कन्वर्ट करना है। तो अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज जो मेरा करंट ईयर है वहां पर मेरे पास नेशनल इनकम, करंट ईयर के अंदर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है 1,50,000, ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, यानी मुझे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है। तो मैं जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को डिवाइड करूंगा प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। मैं अभी आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन समझाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये देखिए बेस ईयर का जो मेरा प्राइस इंडेक्स था वो 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं बेस ईयर पे लेके आ रहा हूं इसको। प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मैं डिवाइड कर रहा हूं करंट ईयर की नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि मैं इसको 1 के इक्वल लेके आ रहा हूं। मैं आपको यहां पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। यानी ये मेरा करंट ईयर पे, ठीक है, नेशनल इनकम गिवन थी 1,50,000, जिसको चेंज करना है कांस्टेंट प्राइस पे। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूं 1,50,000 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 1,50,000 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, मैंने यहां पर लिखा था करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स 150 है, मल्टीप्लाई 100, दैट इज प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, वो हमेशा 100 होगा, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 है। तो मैं यहां पर अगर इसको सॉल्व करूं, देखो मैंने किया क्या है, 1,50,000 जो करंट ईयर की इनकम है डिवाइड कर दिया करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से, सो इक्वल टू 1 आ गया इसको डिवाइड करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो मेरी जो बेस ईयर की इनकम थी, बेस ईयर की नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकल आई 1 लाख। तो मैंने यहां सीखा
कि मैं कन्वर्जन कैसे कर सकता हूं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे, इस फॉर्मूले का यूज करके। ये कोई रट्टा नहीं है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको फॉर्मूले की शेप दे दी गई है, एक्चुअल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो हमने देख लिया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। जीडीपी हम सबको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? हमने अभी अभी पढ़ा कि नॉमिनल का क्या मतलब होता है, यानी जब हम जीडीपी को मेजर करेंगे एट प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, तो वो हो जाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी। यानी जीडीपी को जब आपने मेजर किया प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, यहां हम बोल सकते हैं कि जिस ईयर की जीडीपी है उसी ईयर प्राइसेस ऑफ सेम ईयर पे मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी को क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी को बोला जाएगा बिल्कुल जो आपने रियल नेशनल इनकम को बोला था, यानी जब हम जीडीपी को मेजर करेंगे, जीडीपी मेजर्स एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। जो आपका बेस ईयर होगा, यानी अगर आप आज इस ईयर की जीडीपी को बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर करोगे तो वो रियल जीडीपी बन जाएगा, और नॉमिनल जीडीपी हमने समझ लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटर क्या है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? याद करो, इसका आंसर अब नेशनल इनकम को जब आपने पढ़ा, यानी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पढ़ा, तो इसका आंसर आप निकाल चुके हो, उसको बस एक तरीके से आप रिकॉल कर रहे हो। यहां पर क्या है, कहता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो मैंने आपको बता दिया था कि रियल जीडीपी आपको मतलब रियल नेशनल इनकम आपको आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर देता है, तो यहां पर भी वही जो रियल जीडीपी होगा वही हमारा बेटर होगा, वही हमें ट्रू पिक्चर देगा हमारी इकोनॉमी की। एक बार इसको देखते हैं। रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। कह रहा है रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होता है जब फिजिकल आउटपुट इंक्रीज होता है। याद करो हमने एक टेबल बनाया था अभी, उस टेबल में हमने देखा कि जब हमारा जो आउटपुट था, आउटपुट के बेस पे हमने उसको करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, ये देखा कि इफेक्ट आया सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से। अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ होता तो मेरा रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो जाता। बिल्कुल वो कह रहा है कि रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब आउटपुट इंक्रीज होगा, यानी रियल पिक्चर दे रहा है कि सिर्फ प्राइसेस के इंक्रीज को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, यानी प्राइस इफेक्ट, प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से मेरा जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाता है और ट्रू पिक्चर नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट, रियल जीडीपी इज अ गुड मेजर टू पीरियोडिक कंपैरिजन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ओवर डिफरेंट ईयर्स, यानी आप डिफरेंट ईयर्स में जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कंपेयर करने के लिए रियल जीडीपी एक अच्छा मेजर है। हम नॉमिनल जीडीपी में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इफेक्ट प्राइसेस का भी आया, यहां पर इफेक्ट सिर्फ आउटपुट का आया, सिर्फ फिजिकल प्रोड्यूस का आया हमारे। रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाता है इन्फ्लेशन के रूप में नहीं, इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाता है आउटपुट प्रोड्यूस के रूप में। तो जब हम आउटपुट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो हम फिर यहाँ पर रियल जीडीपी की बात करेंगे, तो यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन इजी हो जाता है। अदर कंट्री से, अदर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रियल जीडीपी। तो ये था हमारा टॉपिक, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर है। तो हमारा आंसर निकला रियल जीडीपी इज बेटर। तो ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को आपस में इंटरचेंज करना है, मींस you are at real GDP and you want to go at nominal GDP, or you are at nominal GDP or you want to go at real GDP, तो कैसे करेंगे? अभी हमने किया था ना कि नेशनल इनकम का कन्वर्जन करना था हमने करंट ईयर के प्राइस, यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को, करंट ईयर प्राइस को हमने कन्वर्ट किया था कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे। बिल्कुल यहां पर भी होगा, यानी आपने रियल जीडीपी पे पहुंचना है तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी होगा, जो आपका करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स होगा, उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आप पहुंच जाओगे रियल जीडीपी पे। सिमिलरली अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रियल जीडीपी है
उसको मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस इंडेक्स से, ये इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ प्राइस इंडेक्स से, डिवाइड कर दूंगा 100 से, यहां से पहुंच जाऊंगा मैं नॉर्मल जीडीपी पे। तो ये था, हमने एक फॉर्मूला कर लिया यहाँ पे, कैसे आप रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी पे जाओगे और कैसे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे जाओगे। हमारा एक कॉन्सेप्ट है इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, विच इज जीडीपी डिफ्लेटर। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली एक टूल है जो मेजर करता है प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर, यानी प्राइस लेवल को नापता है, ये प्राइस लेवल को मेजर करता है जो बेस ईयर से करंट ईयर में हो गए हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, यानी जो हमारा प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर है, या इसको मैं प्राइस इंडेक्स भी बोल सकता हूं, इसका जो फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। यानी मैं ये देख रहा हूं कि मेरी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज, सॉरी नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो गया। मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 15,000, रियल जीडीपी इज 12,000, मल्टीप्लाई 100, आंसर वुड बी 125। मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा प्राइस इंडेक्स निकला है ऑफ करंट ईयर। मेरा जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स था वो 100 था और जो करंट ईयर का है 125। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये बोल सकता हूं कि करंट ईयर में जो मेरे प्राइसेस है वो 25% से इंक्रीज हो गए। तो जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू बेसिकली मैं यही निकालता हूं कि मेरे प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आया है फ्रॉम द बेस ईयर टू करंट ईयर। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर का। इसी टॉपिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीएनपी डिफ्लेटर में। यानी वहां पर यहां पर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूं, यहां मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करता हूं। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, नॉमिनल जीएनपी डिवाइड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाई 100। यानी यहां पर अगर मैं लिखूं तो नॉमिनल जीएनपी डिवाइड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाई 100, मेरा निकल आएगा जीएनपी डिफ्लेटर। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। क्या है इस टॉपिक में? कुछ लोग मानते हैं कि अगर कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इस कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी इस कंट्री में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो हमें इस जो अजम्पशंस है इनको पढ़ना है कि ये क्या लोग सही मानते हैं या फिर उनका मानना गलत है। तो देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो हमारा जो नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कंपेयर किया जा रहा है जीडीपी को वेलफेयर के साथ। देखो वेलफेयर क्या है और जीडीपी क्या है। जीडीपी एक मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, सैटिस्फैक्टरी कॉन्सेप्ट है। जहां पर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, लोगों का वेलफेयर वहां होता है। जीडीपी एक मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। तो बोला जाता है कि एक कंट्री की जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो उसका वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। तो उसी के अगेंस्ट में या उसी के सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या ये सच है कि जीडीपी इंक्रीज होने से या जीडीपी को ही एक वेलफेयर का मेजर माना जा सकता है। तो ये देखते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इसका क्या मतलब है? ये बोला गया कि जब किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है तो इनकम इनइक्वालिटीज भी इंक्रीज हो सकती है, यानी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, यहां पर बोल सकता हूं कि जो अमीर लोग हैं, रिच लोग और रिच हो सकते हैं, पुअर गरीब रह सकते हैं और गरीब के गरीब रह सकते हैं। यानी गैप जो है रिच और पुअर के बीच में, इस पॉइंट में उसको बढ़ने की बात कर रहा है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर मे इंक्रीज, यानी जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो क्रिएट होगी जीडीपी बढ़ने से। सपोज जो कंट्री के अमीर लोग थे वो तो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो यहां पर जीडीपी तो इंक्रीज हो गया बट अल्टीमेटली जो वेलफेयर था लोगों का वो तो नहीं इंक्रीज हुआ ना। तो ये बोलना तो गलत हुआ कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम खत्म हो गई है, लोगों का वेलफेयर भी बढ़ गया। तो हमें फर्स्ट पॉइंट में पता लग गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर बढ़ जाए
इनइक्वालिटीज पे जीडीपी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। सेकंड पॉइंट में बोलेगा चेंजेस इन प्राइसेस। हो सकता है कि आपका जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्राइसेस के बेस पे हुआ है, यानी अभी अभी हमने टॉपिक किया कि नेशनल इनकम करंट ईयर के प्राइसेस पे लेंगे तो वो हमेशा इन्फ्लेशन के इफेक्ट के साथ आएगी, और अगर हम उसको बेस ईयर के प्राइसेस पे लेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई हो वो करंट ईयर के प्राइसेस पे हुई हो, जो करंट प्राइसेस होंगे उस पे हुई हो, जिससे क्या होगा कि उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा और बेस ईयर के प्राइसेस पे ना हुई हो। तो ये जो जीडीपी होगी वो इकोनॉमिक ग्रोथ का या फिर जीडीपी ग्रोथ का एक रियल पिक्चर थोड़ा प्रेजेंट करेगी। तो यहां पर ये टॉपिक भी अगर इस पे मेजर हुआ होगा तो ये टॉपिक भी दिखा देगा कि जीडीपी एक ट्रू मेजर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, वेलफेयर के ना बहुत सारे तरीके होते हैं जो मॉनेटरी के अलावा भी होते हैं, यानी मॉनेटरी मेजर्स के अलावा भी होते हैं जो हम जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं करते। सपोज किसी पर्सन के पास पैसा आने से उसने अपनी सर्विसेज को, अपने सर्वेंट्स को, मान लो उसने 2 नौकर एक्स्ट्रा रख लिए, या फिर उसने अब अपनी लाइफ में कंफर्ट को बढ़ा लिया, ठीक है, सर्विसेज ऑफ अ हाउस होल्ड, सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग सर्विसेज, किचन सर्विसेज, ये सारे वेलफेयर की चीजें हैं जिनकी हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते। तो ये यहाँ पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वेलफेयर में तो आते हैं बट जीडीपी में नहीं आते, तो यहां पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से हमारा जीडीपी कम रह जाता है। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब है इफेक्ट्स, होने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसके या तो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज यानी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं या फिर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। जनरली देखा यह जाता है कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होते हैं। मैं आपको दोनों के एग्जांपल देता हूं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं कि किसी क्या कहते हैं जीडीपी इंक्रीज हुआ तो उस देश के अंदर पैसा आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया, पब्लिक पार्क्स बन गए, लोग जाके घूमने लगे, टहलने लगे, अच्छा हो गया। ये तो पॉजिटिव, यानी जीडीपी बढ़ने से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या पॉजिटिव इफेक्ट देखने से मिला। इसके अलावा बात करूं अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट की, जब जीडीपी बढ़ा तो यानी कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुआ है, जिससे पोल्यूशन भी तो बढ़ गया होगा, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है उसका। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट आपके जीडीपी ग्रोथ के रेट से ज्यादा हुआ तो वो आपके लिए खतरा है। देखो आपका पर कैपिटल जीडीपी तो कम होता जाएगा अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। सपोज एक कंट्री के अंदर 100 पर्सन है और 100 रुपीज ही उसकी कंट्री की इनकम है, तो पर पर्सन अर्न्स 1 रुपी, ठीक है। पर अगर कंट्री की पॉपुलेशन 200 हो जाती है, 200 पर्सन हो गई और इनकम 150 हो गई, तो अब देखो यहां पर पर्सन को 1 रुपया नहीं मिल पाएगा। यहीं पर वो कह रहा है, यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन की कैपिटल इनकम कम हो गई, तो वही कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट ज्यादा हुआ विद अ ग्रोथ एज कंपैरिजन टू ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, तो यहां पर भी आप जीडीपी को एक ट्रू मेजर नहीं मान सकते इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इन सब पॉइंट्स के थ्रू हमें पता लगा कि जीडीपी को हम ट्रू मेजर वेलफेयर का नहीं मान सकते। वेलफेयर को नापने के लिए हमें और भी इंडेक्सेस को कवर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जीडीपी वेलफेयर को हटाने के लिए एक टॉपिक लेके आया गया इकोनॉमिक्स के थ्रू, ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी बेसिकली नेशनल इनकम को नापने का एक तरीका है विद द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। यानी अगर कोई भी हमारे अपने प्रोडक्शन करते हुए, यानी अपना प्रोडक्शन करते हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा और मेजर किया जाएगा जीएनपी, या फिर मैं बोल सकता हूं नेशनल इनकम को कंसीडर किया जाएगा विद टेकिंग इफेक्ट ऑफ नेचर। यानी जो नेचर पे इफेक्ट हो रहा है, नेचुरल कॉस्ट जो हमारी आ रही है उसको भी कंसीडर किया जाएगा ग्रीन जीएनपी के अंदर। तो इसको बोलेंगे कि एक बेटर मेजर है ग्रीन जीएनपी को कई जगह पे यूज भी किया जा रहा है। कई डेवलप कंट्री इस ग्रीन जीएनपी को यूज कर रही है अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो हमने यहां पर देख लिया, ये टॉपिक था हमारा। तो आज हमने अपने एक भारी भरकम चैप्टर नेशनल इनकम को खत्म कर लिया। जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा वो सबके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इस चैप्टर को शेयर करना। इस चैप्टर को शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही होगी। इस पेंडेमिक के टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन को लेना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और हाँ वो लाल वाला बटन तो बिल्कुल मत भूलना, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन पर दबाओ ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।